हम इस वक्त मौजूद हैं प्रेस क्लब में, जहां आज संविधान सुरक्षा आंदोलन को लेकर राज रत्न अम्बेडकर जी, जो अम्बेडकर जी के पोते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने संविधान सुरक्षा के लिए, आंदोलन के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोगों को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही, जिन पर लेकर हम उनसे बात करते हैं अच्छा आंदोलन करने की। जबकि देश में मोदी जी का कहना है, सत्ता शासन मतदान का कहना है कि देश में सब कुछ तो सही चल रहा है। अच्छा, देखिए, संविधान सुरक्षा आंदोलन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संसद जो है वो बेलगाम हो गई है। अंदर जो ऑपोजिशन जिनको हमने चुनकर भेजा था वो चुप बैठी है, शेड्यूल कास्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुप बैठे हैं। तो ये इनको लगाम लगाने के लिए, इनको काबू करने के लिए, ये जो आज एक कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि आज संसद में हम बहुमत में हैं, इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, इनको बताने के लिए कि संसद में आप भले ही बहुमत में हो, राज्यसभा में भले ही भारी मात्रा में हो, लेकिन देश में हम बहुमत में हैं। और ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, ये बात तो उन्होंने यूएस में जाकर कही थी कि भारत में सब चंगा सी। तो अगर भारत में सब ठीक है तो बैंक कर्मचारी स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? अगर इस देश में सब ठीक है तो विद्यार्थी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान 10-15 लाख किसान सड़कों पे 4 महीने से अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हैं। इस देश का मुस्लिम शाहीन बाग के माध्यम से पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है। ये सब होने के बावजूद देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देश में सब ठीक है। ये देश में ठीक है कहना चाहते हैं या अंबानी के घर में सब ठीक है ये कहना चाहते हैं? इस देश का जीडीपी जब -24, -32 पे जा पहुंचा था, तब अंबानी 7वें क्रमांक पर पहुंच गया। सबसे अमीरों की सूची में सबसे 7वें क्रमांक पर पहुंच गया। वर्ल्ड के 7वें क्रमांक पे आ रहा है। तो ये कैसा बैलेंस है कि देश नीचे जा रहा है और उसी देश में रह रहा अंबानी ऊपर जा रहा है? तो ये किसके लिए बोल रहे हैं कि भारत में सब ठीक है? क्या अंबानी के घर के बारे में आप बात कर रहे हो? सर, लगातार 2 कंपनियों पे निशाना बनाया जा रहा है, अडानी अंबानी पर। ऐसी बहुत सारी कंपनियां पिछली सरकारों में भी आगे थी, तो ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलरली निशाना बनाने की कोशिश। देखिए, पिछली सरकार और ये सरकार, हम इसमें कोई फर्क नहीं करते। ये दोनों वही है, एक सांप है तो दूसरा नाग है, दोनों जहर घोलते हैं। इस देश में जो कांग्रेस कानून लाना चाहती थी, वही कानून तो बीजेपी ला रही है। तो कौन से आप एक दूसरे के विरोधी हुए, बताओ मुझे? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी है ही नहीं, ये तो एक ही पार्टी है। जो मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक समय में बिल लाया करती थी, वही मुद्दों को लेकर बीजेपी ने बिल लाया हुआ है। तो हम इन दोनों को अपनी पार्टी नहीं मानते हैं। सर, विकल्प क्या होगा? इसका मतलब बाबा रामदेव ठीक कहते हैं कि विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री। ऑब्वियसली अपोजिशन में भी कोई नहीं है ताकतवर इस तरीके। इस देश के प्रधानमंत्री इसलिए प्रधानमंत्री बन पाए क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी क्या देश के नेता बन सकते हैं? क्या राहुल गांधी में उतनी लीडरशिप क्वालिटी है? इस देश में हमने मोदी जी को सिर्फ उनके बातों के लिए चुन लिया है कि वो अच्छा बात करते हैं। उनको तो फैक्ट्स भी पता नहीं होते कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ और उनकी डेथ कब हो गई। कुछ भी बकवास करते रहते हैं। लेकिन लोगों को वो टीवी में जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, वैसे हमने इनके भाषण देखकर इनको प्रधानमंत्री बना दिया है। तो लायक तो दोनों भी नहीं है, दोनों भी लायक नहीं है। ना तो गांधी लायक है, ना तो मोदी लायक है। लेकिन ये तीसरे ऑपोजिशन को खड़ा ही नहीं होने देते। सीएनआरसी का आप लोगों ने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो भाजपा सरकार है चुनावों में जाके बंगाल में, असम में यही कह रही है कि हम सीए लागू करेंगे। अगर भाजपा वहां जीतती है तो मतलब लोगों का भी विश्वास है सीएनआरसी पर या भाजपा पर? देखिए, इन्होंने सीए एनआरसी के लिए इतना गलत प्रचार कर रखा हुआ है, लोगों को भ्रमित कर रखा हुआ है कि सीए एनआरसी के माध्यम से यहाँ का रजिस्टर बनवाया जाएगा, यहाँ का सारा कानून। सीए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में सभी लोगों को न्याय समान मिलेगा, किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा। तो सीए एनआरसी में आप कहते हो कि भारत के मुसलमानों को छोड़कर हम सबको यही रखेंगे और भारत के बाहर से हिंदुओं को हम लेकर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। और आप मुझे बताओ, आज देश के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, आप बाहर से लोगों को लाने की बात कर रहे हो। क्या आपने भारत की ये टेबल बिल डिस्कस किया है कि आप उनको रखोगे कहाँ? उनको नौकरियां कहाँ दोगे? भारत के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। झारखंड में एक लड़की भात करते करते मर गई, आप उसको खाना नहीं खिला सकते हो। आप बाहर से लोगों को इन्वाइट कर रहे हो कि हमारे देश में आके रहो। क्यों? क्योंकि आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, आपको वोटर्स चाहिए।
तो इस देश को पता, मोदी जी को पता है कि हम 1 साल लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, 2 साल बना सकते हैं, हमेशा नहीं बना पाएंगे। इसलिए बाहर से नए वोटर्स ला रहे हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, वहां के हिंदू लाएंगे और ये हिंदू यहां पर आकर वोटर किसके बनेंगे? जिन्होंने हमको इस देश में लाया है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए। मैं देख रहा हूं गांव-गांव में जब जाता हूं, क्या इन लोगों ने जहर फैलाया है कि देखो सामने वो मुसलमान का घर है, एनआरसी लागू होने पर इस मुसलमान का घर मैं आपको दे दूंगा। आज लोगों को बता कर रखा है कि ये घर तेरा होगा, ये जमीन तेरी होगी, ये खेत तेरा होगा, तो लोग खुशी मना रहे हैं कि एनआरसी लागू होते ही मुझे ये घर मिल जाएगा, मुझे जमीन मिल जाएगी। ये इस तरह से अगर एनआरसी सीए लागू होता है, आप आसाम में जाके देखो 19 लाख लोगों की नागरिकता चली गई है, डिटेंशन सेंटर में है और 40 to 50% ये सारे हिंदू हैं, हिंदुओं की। और हिंदू कौन से? SC ST OBC के हिंदू हैं। ऐसे लोगों की नागरिकता चली गई है, बंदूक रखी है मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान को आगे किया है। असली टारगेट इनका SC ST OBC है। सर, अभी द वायर ने एक आर्टिकल छापा है SC ST रिजर्वेशन को लेकर कि सरकार कोई बिल लाना चाहती है, तो क्या रिजर्वेशन खत्म करने के चक्कर? देखिए, ये बात तो शुरू हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात शुरू की है कि क्या इतने साल के बाद भी रिजर्वेशन होना जरूरी है? तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे और ये रिजर्वेशन को सीधा सीधा खत्म नहीं कर सकते। इसलिए जहां पर रिजर्वेशन लागू होता है उसको पहले प्राइवेटाइज कर दो, उसको खत्म कर दो, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये इनकी रिजर्वेशन के खिलाफ, क्योंकि जो लोग SC ST के लोग, OBC के लोग, जिनको स्कूलों में बैठने तक की इजाजत नहीं थी, वो बाबा साहब के संविधान का बेनिफिट लेकर आज मैनेजर्स बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पे क्लास 1 ऑफिसर्स बन गए, IAS ऑफिसर्स बन गए। अगर ये रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो SC ST OBC के लोग इस पोस्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये आगे चलकर रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लगातार ईवीएम को लेकर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आसाम में इत्तेफाक से एक ईवीएम बीजेपी नेता की गाड़ी पड़ गई और हर चुनाव में लगभग इत्तेफाक ही होता है, तो क्या इत्तेफाक होता है या जानबूझ कैसे पर गिरा? नहीं, देखिए, इत्तेफाक अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है हर चुनाव में। देखिए, चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग के कमिश्नर को, इनको ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये बीजेपी की ओर से ये आज इतनी बड़ी देश की संस्था जो आने वाले 5 सालों में कौन राज करेगा ये तय करने वाली है, वही अगर ये बात करने लग गए कि गलती से ईवीएम मशीन बीजेपी के हमने विधायक को देकर रखी थी, ये कौन सी गलती होती है? गलती से ईवीएम मशीन किसी स्टाफ की गाड़ी में मिलती, किसी कर्मचारी, इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी की गाड़ी में मिलती। ईवीएम मशीन बीजेपी के MLA के गाड़ी में मिल रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का ऑफिस बीजेपी के ऑफिस में है? तो ये इसलिए ईवीएम मशीन इस देश से बैन होनी चाहिए। जो अधिकार बाबा साहब ने हमको वोट का दिया था, वो वोट का अधिकार भी ये ईवीएम बनाकर चुरा रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा कि हम 50 साल नहीं जाएंगे, तो आत्मविश्वास जो है उनका ईवीएम पर है कि जनता पर है? देखिए, जनता पर अगर भरोसा होता उनको, तो वो आज जिस तरह से बता रहे कि हमने बांग्लादेश के लिए आंदोलन किया था, इसके लिए आंदोलन, और अगर जनता, भारत के जनता पर विश्वास होता तो सीए लागू करके बाहर से हिंदू मंगाने की जरूरत थी? बाहर से हिंदू मंगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इनको पता है कि हम ज्यादा इस देश के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अभी आपने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों साफनाथ और नागनाथ है। अगर ये दोनों साफनाथ हैं, जनता फिर उसके लिए ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन हम लोगों को खड़ा करना होगा और वो है, देखिए, भारत का जो गोदी मीडिया है ये तीसरे पार्टी को कभी बताता ही नहीं है। इस देश में अगर मोदी का कोई विरोधक है या मोदी का कोई ऑप्शन है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस का अगर कोई ऑप्शन है तो बीजेपी है। क्या देश में तीसरी पार्टी है ही नहीं? क्या तीसरा कोई पक्ष है ही नहीं? तो ये किसी को आगे नहीं आने देना चाहते। ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम भी कांग्रेस के काल में आई हुई है, और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के देश को अब तीसरा विकल्प चुनना होगा। चाहे वो स्टेट की पार्टियां इकट्ठा करके तीसरा विकल्प देना होगा। गांधी और मोदी इस देश के विकल्प नहीं हो सकते।